हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके साथ में एसओएल फर्स्ट सेमेस्टर एनईपी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन हिस्ट्री अर्लीस्ट टाइम अप टू C 300 ईसी पूर्व, जिस भी स्टूडेंट के पास में इस सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर 2023 में जिस भी स्टूडेंट ने ये वाली हिस्ट्री ले रखी है, उसके लिए हम ये लेकर आ गए यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, बिना किसी परेशानी के साथ आप उसका सॉल्यूशन दे दोगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और जो मैं वीडियो में बता दूंगा, जो मैं इस लेक्चर में आपको दे दूंगा, उससे बाहर आपका सिलेबस नहीं जाएगा। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, बस आप लोगों से इतना ही साथ चाहता हूं कि वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपको इसमें प्रोवाइड करवाऊंगा एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ नोट्स। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, बीए प्रोग्राम सेमेस्टर फर्स्ट हिस्ट्री का ये आपके सामने मैंने पीडीएफ नोट्स ओपन कर लिया है। इसके अंदर टोटल अभी तो आपकी 8 यूनिट है, टोटल 8। और उसकी मैं यूनिट सॉरी यहाँ पर मिस प्रिंटिंग होगी, आप ठीक कर लेना, मैं ठीक करके दे दूंगा। पढ़ रहे वैदिक एंड मेगालिथिक कल्चर, यानी पाषाण और मध्य पाषाण युग के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आप लोगों से कि वहां उस टाइम का कैसा कल्चर था। उत्तर वैदिक पीरियड, ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड, सारी इस चीज के बारे में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे आपके लिए सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। उससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा, इतनी तो मेरी गारंटी है। और मैं पहले बता देता हूं दोस्तों, जो ये वाली यूनिट रहने वाली ना, आपके लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। क्या है? इंपॉर्टेंट यूनिट है, ये आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को टिल द एंड वॉच करना, ठीक है। चलिए, यूनिट 4 है यहाँ पर, सॉरी यूनिट 4 है वैदिक एंड मेगालिथिक कल्चर, यानी वैदिक काल और मध्य पाषाण काल के बारे में हम बात करेंगे। चलिए, प्रारंभिक वैदिक काल के अध्ययन के सूत्र क्या है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8.5 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनकर तैयार होगा। 100% अगर आएगा तो ये वाला क्वेश्चन 8.5 मार्क्स से ज्यादा क्या नहीं आने वाला है, ठीक है मेरे प्यारे, क्योंकि इतना सही है, ज्यादा नहीं आएगा, ज्यादा नंबर का नहीं आएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। बोला है प्रारंभिक वैदिक काल जो लगभग 1500 ईसी पूर्व से 1000 ईसी पूर्व तक फैला है, प्राचीन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण युग है। इस मुख्य रूप से वेदों के माध्यम से जाना जाता है। भाई ये जो वैदिक काल है, इसको हम कैसे जानते हैं? वेदों के माध्यम से, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। तो प्लीज हर एक लेक्चर देखते रहना, क्योंकि हर एक लेक्चर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने वेदों के बारे में बताया था आपको, यज्ञवेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, ठीक है। यज्ञवेद, सामवेद और अथर्ववेद, सॉरी यज्ञवेद, सामवेद और अथर्ववेद, इसके बारे में मैंने आपको बताया। मैंने लास्ट वीडियो में आपको वेदों के बारे में समझाया था, यज्ञवेद, सामवेद, चार वेद और अथर्ववेद, या हमारे 4 वेद होते हैं, ठीक है। जाना जाता है जो संस्कृत से रचित धार्मिक ग्रंथों का एक बड़ा समूह है, प्रारंभिक वैदिक काल के अध्ययन में मुख्य सूत्र में शामिल है। चलिए पढ़ते हैं, वेदों के बारे में पढ़ते हैं। वेदों के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, पढ़ने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, पढ़ने की जरूरत नहीं है। आर्यन के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब मेरे को आपको इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो आपकी गलती है। उपनिषद, महाकाव्य ये नहीं पढ़ा है, इसके बारे में पढ़ते हैं। जबकि प्रमुख भारतीय महाकाव्य महाभारत और रामायण बाद में लिखे गए थे, उनमें ऐसी कहानियां और तत्व शामिल है जो प्रारंभिक वैदिक काल को प्रतिबंधित करती है। तो मतलब महाकाव्य का मतलब है महाभारत के बारे में, रामायण, ऐसी चीजों के बारे में भी हमें वैदिक काल का पता चलता है। और दूसरी बात, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया। पुरातात्विक खोजे, ये मैंने आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वाले चैप्टर में ऑलरेडी समझा दिया है, मध्य माध्यमिक साहित्य वाले, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि आप अगर मेरे शुरू से लेक्चर देखते आ रहे हो तो आपको हर एक लेक्चर एक दूसरे से रिलेटेड मिलेगा, क्योंकि ये सारे लेक्चर एक दूसरे से रिलेटेड रहने वाले हैं, क्योंकि सारे चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है,
ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यज्ञ वैदिक समाज को संक्षेप में समझाइए। 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, 15 मार्क्स का। ठीक है, यज्ञ वैदिक मतलब 4 वेद मैंने आपको बताया था कि 4 वेद होते हैं, यज्ञवेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, जिसके अंदर से यज्ञ वेद आपका बहुत इंपॉर्टेंट वेद है। इसके बारे में हम जानते हैं कि इसके अंदर और क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए यज्ञ वैदिक समाज जैसे कि प्राचीन यज्ञवेद में वर्णित है, जो दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है। प्रारंभिक वैदिक काल 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व के दौरान प्राचीन भारत की प्रारंभिक सामाजिक संरचना, संस्कृत और धार्मिक मान्यताओं में अंतर्दीद प्रदान करता, मतलब जो भी हमारी पुरानी प्रारंभिक जो सामाजिक संरचना है, हमारी संस्कृति है और धार्मिक है, वो किसके अंदर मिलती है? हमें यज्ञवेद के अंदर मिली गई है, यानी बताई गई है, इसके अंदर है। ये एक संक्षिप्त अवलोकन दिया गया है। ठीक है, सामाजिक रचना इसके अंदर कैसी हुई है हमारी, इसके बारे में जानते हैं। यज्ञवेद समाज मुख्य रूप से आदिवासी और देहताइय था। ठीक है, उस टाइम पर आदिवासी हुआ करते थे। ठीक है, समाज विभिन्न वर्गों में विभाजित था। हमारा समाज काफी वर्गों में विभाजित था, जिनमें पुजारी यानी ब्राह्मण सबसे पहले हुआ करते थे प्रमुख उस टाइम पे। उस टाइम से लेके अब तक ब्राह्मण है और ब्राह्मणों को बहुत ही मतलब अच्छा माना जाता था, उस टाइम पर भी, आज भी माना जाता है। अन्य वर्गों में योद्धा यानी क्षत्रिय, जो हमारे अर्जुन, महाभारत के अर्जुन, कर्ण, ठीक है, ये क्षत्रिय। चाराबाय और किसान यानी वैश्य, जो किसान है, और मजदूर यानी शूद्र शामिल थे। विभाजन उतना कठोर नहीं था जितना बाद के समय में हो गया। बिल्कुल पहले के टाइम पे देखो भेदभाव, जातिवादी ये लोग इतना नहीं जानते थे, इतना नहीं करते थे, लेकिन आज के टाइम पर भी ज्यादा करते हैं लोग। आप लोग जाओगे कई काफी गांव में जाओगे तो आप देखोगे, मतलब एक दूसरे की जाति को लेकर इतना वो किया जाता है, फिर डरते हैं कि नहीं यार ये तो उस जात का है, हम इससे डरते हैं, यार ये तो बड़ी जात का, हम छोटी जात का ऐसा नहीं है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। मेरी तबीयत खराब है, थोड़ा सा आवाज को मेंटेन करना अगर मैं बीच बीच में कफ हो रही है तो मेरे को। ठीक है, अर्थशास्त्र के बारे में जानते हैं। अर्थशास्त्र मुख्यतः कृषि और पशुपालन पर आधारित है। मैंने पहले बताया था पिछली वीडियो में भी, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अंदर, या फिर आपको हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, या फिर सिंधु घाटी के अंदर मैंने आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी बताई हुई है। ठीक है, धर्म के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अनुष्ठान और बलिदान के बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है, समाज और लिंग भूमिकाएं बता दी है, साहित्य ज्ञान बता दिया है, राजनीतिक संरचना मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। तो बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, पिछली वीडियो नहीं देखे तो उसको देख के देन इसको रिवाइज करें, ताकि आपको अच्छी तरह सारी चीज समझ में आ जाए। चलिए, मेन मकसद यह है कि आपको मैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं, जिससे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ सको कि भाई इस चैप्टर में भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है और ये बनेगा ही बनेगा। ठीक है, चलिए 15 मार्क्स के जो मैंने जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको जितनी भी अपनी हर वीडियो में बता रहा हूं या फिर अब आने वाली वीडियो में बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है, वो सारे इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, तो देखिए अब क्वेश्चन बनता है हमारा, उत्तर वैदिक काल के सामाजिक पदानुक्रम और धार्मिक प्रथाओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, वर्डिंग को सही से पढ़ना यार, प्लीज वर्डिंग को सही से पढ़ना, क्योंकि आप लोग न्यू स्टूडेंट हो। तो प्लीज मैं ये चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने हमारे साथ में जुड़ा है, कनेक्टेड हुए, तो प्लीज आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ जाए। मैं यही चाहता हूं, मैं यही दुआ करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ लो और आपके अच्छे से मार्क्स आ जाए बस। ठीक है, चलिए प्राचीन भारत में उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान रखी गई नींव पर आधारित सामाजिक पदानुक्रम और धार्मिक प्रथाओं में महत्वपूर्ण विकास देखा गया है। यह इन पहलुओं की आलोचनात्मक जांच है। चलिए, सामाजिक पदानुक्रम मतलब हमारा भाई उस टाइम वैदिक काल, जो उत्तर वैदिक काल था, उसमें सामाजिक पद कैसा था ये बारे में जानते हैं। तो जाति व्यवस्था यानी उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था का क्रिस्टलीकरण देखा गया, जिससे समाज को अलग और कठोर सामाजिक समूह में विभाजित किया गया। मतलब उस टाइम पर भी जातिवाद था इतना, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अलग अलग देखा कि भाई आर्यों को अलग देखते हैं, वैश्यों को अलग देखते हैं, ब्राह्मण्स को अलग देखते हैं, क्षत्रियों को अलग देखते हैं। जो वैश्य यानी जो व्यापारीज है, किसान है, वो वैश्य है। ठीक है, तो गलत वर्ड मत लेके जाना। महिलाओं की क्या भूमिका थी उस टाइम पर? इस काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, वह बाल विवाह की प्रथा प्रचलित हो गई और महिलाओं को अक्सर घरेलू भूमिका तक ही सीमित रख दिया
गए। बिल्कुल आप लोग जानते हो कि भाई उस टाइम पर महिला को इतना शिक्षित नहीं देखा जाता था, बाल विवाह भी बहुत ज्यादा होता था, तो महिला उनका बेचारियों के सामने कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ उनका घर परिवार, उनका हस्बैंड, सिर्फ वहां तक ही वो सीमित रह गए, आगे नहीं बढ़ पाई। बट आज की महिला हमारी आईएएस ऑफिसर बन रही है, आईपीएस ऑफिसर बन रही है, आर्मी में जा रही है। आज की महिला ग्रेट है, सैल्यूट है उन महिलाओं को। तो प्लीज जितनी भी महिलाएं, जितनी भी लड़की इस वीडियो को देख रही है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए, उनकी शिक्षा तक पहुंच सीमित थी, मतलब शिक्षा नहीं मिलती थी, सिंपल सी बात है। जातियों का उद्भव यानी वर्णों के भीतर कई उपजातियां जातियां उभरी, जिसमें सामाजिक विभाजन का एक जटिल जाल तैयार हो गया। बिल्कुल, सामाजिक विभाजन क्यों हुआ? क्योंकि भाई जातियां अलग अलग जातियां थी, उन्होंने अलग अलग जातियों को बांट दिया था। देखिए, पैदा हुआ कोई भी जातियों के साथ में ठप्पा लेके पैदा नहीं हुआ, बांटने वाले, विभाजन करने वाले सारे ही हम लोग हैं। उस टाइम पर जैसे क्षत्रिय हुए, वैश्य हुए, जो उसमें ब्राह्मण हुए, यही आपस में बटे हैं, यही आपस में बटे हैं। इन्होंने आपस में भेदभाव शुरू किया कि भाई आप तो क्षत्रिय हो, मैं ब्राह्मण हूं, आप वैश्य हो, दूर रहो, छूछूत। तो छुआछूत बहुत सारी चीज ऐसी शुरुआत से ही चलती आई। तो ये चीज भगवान ने नहीं, अगर हमने जन्म लिया तो हमने खुद को बांटा है, ना कि भगवान ने बांटा, ऊपर से हम बनकर आए। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे बहुत ही एजुकेटेड हो, तो प्लीज ये जाति पाति से रिलेटेड एक दूसरे के साथ में भेदभाव मत किया करो। ओके, चलिए, धार्मिक आचरण धार्मिक आचरण मतलब धर्म कैसा था, हम मतलब उस टाइम पर क्या क्या चीजें थी जो धार्मिक से हम रिलेटेड रखते थे। ठीक है, बात करते हैं। अनुष्ठान और बलिदान बाद के वैदिक काल, यानी लेटर बाद के वैदिक काल है ना, यानी उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है, में धार्मिक प्रथाओं को केंद्र में रहे देवताओं को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए उच्च जातियां, विशेषकर ब्राह्मण द्वारा विस्तृत यज्ञ किए जाते थे। मतलब अब बात करते हैं अनुष्ठान, मतलब वही वाली बात होगी कि भाई जो बड़ी जातियां वाली थी वो, तो वो क्या करते थे, हवन कुंड करवा रहे हैं अपने महलों के लिए, अपने लिए कि भाई सुरक्षित रहे परिवार, भगवान के प्रति इतना प्रेम है उनका कि भाई भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो क्या करते थे, हवन कुंड करवाते थे। लेकिन जो छोटी जाति के लोग होते थे उनके पास में ये सब नहीं था, क्योंकि उनके पास में ज्यादा वो नहीं था, क्योंकि नीच जाति थी वो। ठीक है, छोटी जाति के लोग थे। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन करवाते थे? ब्राह्मण करवाते थे, ब्राह्मण लोग करवाते थे, है ना। तो ये सारी चीज आपको समझनी है। ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणों का वर्चस्व बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। कर्मकांडीय दृष्टिकोण, ये सही से पढ़िए। बोला है धार्मिक प्रथाएं अत्यधिक कर्मकांडीय हो गई। कर्मकांडीय मतलब बहुत ही ज्यादा बेकार हो गई। कांड का मतलब समझते हो ना आप, मतलब कोई गलत चीज, है ना, जिसमें अत्याधुनिक समाज के स्थान पर समारोह के सावधानी पूर्वक प्रदर्शन पर जोर दिया गया। अनुष्ठान पर यह ध्यान कभी कभी वैदिक ग्रंथों के सार पर हावी हो जाता था, जिसमें धर्म के प्रति अधिक औपचारिक दृष्टिकोण सामने आए। देवता पूजा, देवताओं को पूजा मतलब कैसे? पढ़ो, पढ़ के समझो। जबकि वैदिक देवताओं की पूजा जारी रही, उत्तर वैदिक काल में नए देवताओं, क्षेत्रीय देवी देवताओं को भी उदय हुआ। बिल्कुल भाई, अब अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, तो उनका अलग अलग भाई, किसी की कुल देवी अलग है, किसी का कुल देवता अलग है। कोई किसको मानता है, कोई कृष्ण भगवान को मानता है, कोई शिव जी को मानता है, कोई शिरडी वाले बाबा को मानता है, किसी कोई दुर्गा मैया को मानता है, कोई लक्ष्मी मैया को मानता है। अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग मानते हैं बस। बट मैं बोलूँ रियल बताऊं तो मेरे घर में सभी देवी देवताओं की मूर्तियां, हमारे मंदिर में सभी देवी देवताओं को मतलब हम इक्वली मानते हैं। जो हमारी मतलब श्रद्धा है देवी देवताओं के अंदर, बिल्कुल इक्वल है। ये नहीं कि हमारी भाई एक देवी है कोई नहीं। हाँ, एक देवी हर किसी की होती है, कुल देवी हर किसी की होती है, लेकिन मानना हमें सभी देवी देवता को चाहिए। जैसे हमारी भी एक कुल देवी है, हम उनके साथ साथ में हमारे जितने भी देवी देवता है, जितने भी हम मानते हैं या है, तो उनकी भी मूर्ति रखी हुई है। ठीक है, तो उस टाइम पर क्या हुआ, ऐसे भी इनमें भी भेदभाव होने लग गए कि भाई ये हमारी देवी देवता है, हम इसे मानते हैं, हम इसे मानते हैं, आप इसको मानो। ठीक है, तो इन सारी सारी चीजें, देवता पूजा भी, ये सारी चीजें भी उस टाइम पर क्या हुई, प्रचलित होने लगी। तो उस टाइम से ये चीजें चलती अब तक आ रही है, और ये देख लेना समय के अंत तक चलती रहेगी। ठीक है, अब पढ़ो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना।
बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को मिस मत कर देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दिया है। और जो मैंने बता दी ना वो बात अटल सत्य है, या बात आप लोग मेरे 5th सेमेस्टर स्टूडेंट से जाके पूछ लेना, 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं। बोला है कि उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोत के मध्यम महत्व का वर्णन करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का, अगेन बोल रहा हूं, बिल्कुल भी मिस मत करना, 15 मार्क्स का प्लीज, ठीक है, रिक्वेस्ट आपसे। चलिए पहला है साहित्यिक स्रोत, जिसके अंदर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जिसमें वेद आ जाते हैं आपके, ब्राह्मण उपनिवेश आ जाते हैं, महाकाव्य और पुराण आ जाती है आपकी, ठीक है, जगत कथाएं आ जाती है, ठीक है। कौन सा साहित्यिक स्रोत। अगर बात करें पुरातात्विक स्रोत के अंदर, तो इसके अंदर हमारे स्थल आ जाते हैं, शिलालेख आ जाते हैं, जिनको मैं शुरू से आपको बताते आ रहा हूं, निपटान पैटर्न आ जाते हैं, दफन प्रथाएं आ जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना आप लोग। चलिए एक और क्वेश्चन जो आपका 8.5 मार्क्स का पूछा जाएगा, 8.5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। इसको भी बारे में हम बात कर लेते हैं। क्या बोला है, महापाषाण संस्कृत की उत्पत्ति और प्रचार प्रसार पर चर्चा करें। यानी ये अब हम पढ़ रहे हैं, अब तक हमने पढ़ा वैदिक पीरियड, अब हम पढ़ रहे हैं मैथियोलैथिक पीरियड, अब हम पढ़ रहे हैं मैथोलैथिक पीरियड, ठीक है, जो कि हमारा इसमें दूसरा पॉइंट है, दूसरा टॉपिक है, जिसे हम बोलते हैं महापाषाण काल। महापाषाण संस्कृति की उत्पत्ति और प्रसार पर चर्चा करें। मैथिलेटिक संस्कृति प्राचीन संस्कृति को संदर्भित करती है, जिन्होंने स्मारकों, कब्रों और अन्य महत्वपूर्ण संरचना को बनाने के लिए बड़े पत्थरों का उपयोग करके संरचनाएं बनाई, जिन्हें मेगालिथ के रूप में जाना गया। मतलब भाई उस टाइम पर जो भी हमारे पत्थरों से बनाई गई इमारत थी, मूर्तियां थी, कुछ भी थी, उन्हें क्या बोला गया, मेगालिथ। मेगालिथ उन्हें बोला गया, इसलिए उस काल का नाम क्या दिया गया, मेगालिथिक पीरियड उसको बोला गया। ओके चलिए यहां पर बोलते हैं, यहां पर क्या बोला है, महापाषाण संस्कृति की उत्पत्ति कैसी हुई, एकाधिक उत्पत्ति, यानी मेगालिथिक संस्कृति की एकल यानी एकीकृत उत्पत्ति के बजाय विभिन्न क्षेत्र में कई स्वतंत्र उत्पत्ति होने की संभावना है। मतलब एक क्षेत्र में नहीं हुई ये, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में इसकी उत्पत्ति हुई धीरे धीरे, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में इसकी उत्पत्ति हुई धीरे धीरे। ओके चलिए आगे बात करते हैं। बड़े पत्थरों के साथ काम करने का ज्ञान संबद्ध विभिन्न मानव समाजों में स्वतंत्र रूप से उभरा है, ठीक है। नवपाषाण कृषि क्रांति कैसी थी, महापाषाण कृषि संस्कृति का विकास नवपाषाण कृषि क्रांति से निकटता से जुड़ा हुआ है। कृषि एक बहुत अच्छा स्रोत था उस टाइम पर उन लोगों के जीवन व्यतीत के लिए, कि उन्होंने बस उसी को अपना खान पाने का सिस्टम माना था। तो शुरुआत में हमारी जो खेती थी वहां से चलकर आई थी, ठीक है। अब बोलता है एग्जामिनर, क्या बोलता है, क्वेश्चन आंसर क्या बोलता है, एक ऐसा काल जब मनुष्य ने शिकार या संग्रहण से कृषि की ओर संकरण किया। मतलब मैथलेटिक पीरियड एक वैसा पीरियड है जिसके अंदर हमने ना, जो मनुष्य है उसने शिकार करना शुरू कर दिया था, हथियारों से हथियार बनाए थे, ठीक है। फिर हथियार बना के उसने भाला बनाए, औजार हथौड़ा बनाए, छेनी बनाए, तो उनसे उन्होंने क्या कर दिया, शिकार करना शुरू कर दिया, शिकार करना सीख गए, संग्रहालय यानी उन चीजों को, शिकारों का स्टॉक करना सीख गए वो, ताकि उनकी आने वाली भावी पीढ़ी को वो चीज मिल सके या फिर उनका वो इस्तेमाल कर सके, ठीक है। महापाषाण संस्कृति का प्रसार, अब तक हमने पढ़ा संस्कृति की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं इसका प्रसार कैसा है, इसका प्रसार हम पढ़ते हैं। यूरोप के अंदर कैसा प्रसार रहा, पश्चिम यूरोप। मेगालिथिक संस्कृति विशेष रूप से फ्रांस में ब्रिटिश द्वीप समूह और इबेरिया के कुछ हिस्सों में पाई गई। यूरोप में पाई गई है मेगालिथिक, जरूरी नहीं है इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हड़प्पा सभ्यता ही नहीं, बहुत सी देशों में, क्योंकि ये अलग अलग क्षेत्रों में पाई गई है ना। इन क्षेत्रों में पत्थर के घेरे, डॉलमेज और मार्ग करबे हाँ होगा कुछ प्रमुख महापाषाण संरचनाएं है। मध्य और पूर्वी यूरोप में कैसा है, डेनमार्क और स्वीडन जैसे स्थानों में समान महापाषाण संरचनाएं पाई जाती है, जो महाद्वीप यूरोप में फैलाव का संकेत देती है, ठीक है, वहां पर भी ये पाई गई। एशिया के बारे में बात करें अगर, भारतीय उपमहाद्वीप और
दक्षिण पूर्व एशिया में क्या है, मेगालिथिक संस्कृति दक्षिणी भारत में प्रचलित है। तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में डोलमेन और दफन स्थान पर यह पाई गई है। ध्यान रखना, कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी से अच्छी तरह पढ़ो ना, ताकि कंपटीशन एग्जाम के लिए आपका हिस्ट्री और पॉलिटिकल आपकी सबसे बेस्ट हो, ठीक है। चलिए, बोला है इंडोनेशिया और फिलीपींस के कुछ हिस्सों में मेगालिथिक संरचनाएं पाई जाती है, जो इन सांस्कृतिक प्रथाओं की समुद्री दक्षिण पूर्व एशिया में फैलने का सुझाव देती है। चलिए, अफ्रीका के अंदर कैसे पाई गई, उत्तर अफ्रीका और इसमें भी उप सारा अफ्रीका इनमें पाई गई, ठीक है। प्रशांत द्वीप यानी प्रशांत महासागर वहां के पास में भी, उस द्वीप में भी ये पाई गई, ठीक है। चलिए, इसके अंदर एक और टॉपिक निकल सकता है, ये अलग से क्वेश्चन बन सकता है आपका 8 मार्क्स का। ध्यान रखना, ये एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है आपका 8 मार्क्स का। क्वेश्चन क्या है कि प्रसार को प्रभावित करने वाले कारक, प्रसार को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। चलिए, सांस्कृतिक आदान प्रदान से भी प्रसार, भाई सांस्कृतिक का क्या आदान प्रदान रहा, उससे प्रसार हमारा क्या हुआ, प्रभावित हुआ। कैसे, विभिन्न प्राचीन सांस्कृतिक के बीच बातचीत और व्यापार के संबंध मेगालिथिक निर्माण तकनीकों से संबंधित ज्ञान और प्रथाओं के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान की, ठीक है। अत्यंतरिष्ट प्रथाएं, तकनीकी प्रसार से कैसे हुआ, ये चीज आपको समझनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, एक शायद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा 7.5 मार्क्स का पूछा जाएगा। देखिए, आपके जो पेपर में ना 3 तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, 3 तरह की कैटेगरी होती है। पहली होती है आपकी 7.5 मार्क्स की कैटेगरी, 7.5 मार्क्स की कैटेगरी, या फिर होती है आपकी 8.5 मार्क्स की कैटेगरी, ठीक है। या फिर होती है आपकी एक कैटेगरी, तो ये दोनों होगी, ठीक है। एक होती है 7 मार्क्स और एक होती है 8 मार्क्स, वही 15 मार्क्स टोटल, ठीक है, वही 15 मार्क्स टोटल, ठीक है। और एक डायरेक्ट कैटेगरी होती है आपकी 15 मार्क्स की, ठीक है। तो भाई 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना होता है 15, 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा और बड़ा लिखना पड़ता है। 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग कम से कम आपको आंसर तो रिलेवेंट लिखना ही लिखना है, लेकिन कम से कम 4 पेज भरने होते हैं आपको, आगे पीछे करके आपको 4 पेज भरने होंगे कम से कम, तब जाकर आपको कहीं ना कहीं 13-12 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि राइटिंग के मार्क्स तो कटते ही करते हैं। 15 मार्क्स आपको कोई नहीं देगा पूरे में से पूरे, ये गारंटी है मेरी। अगर आपकी राइटिंग प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हुई, आपने कटिंग नहीं करी, तो 15 मार्क्स कहीं जाकर मिलेंगे आपको, अदरवाइज 15 मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो पूरा की 15 मार्क्स का है, ये इतना बताना जरूरी नहीं है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग खुद इसे पढ़ना, खुद आप लोग के ऊपर मैं छोड़ के जा रहा हूं कि आप लोग इसे खुद पढ़ना, खुद इसे तैयार करना। देखता हूं आप लोग मेरी कितनी बात मानते हो। अगर मैं आपके लिए टाइम टू टाइम वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहा हूं, तो मैं देखता हूं कि आप लोग मेरी कितनी बात मानते हो, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आई होप आपको जो लेक्चर है, ये पीडीएफ है, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज हमारे इस लेक्चर को लाइक करना, लेक्चर को शेयर करना मत भूलना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।